मान लीजिए कि कोई बाजार से एक बिल्कुल नया और सबसे महंगा स्मार्टफोन खरीद कर लाए। हाँ, और आजकल तो फोन वैसे भी बहुत महंगे आते हैं। बिल्कुल आते हैं। तो वो फोन लाए और अगले ही दिन सुबह सुबह कंपनी का मैसेज आ जाए कि इस फोन का ना पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बदलना पड़ेगा। अरे बाप रे। मतलब क्योंकि असली दुनिया में ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। बहुत अजीब लगेगा किसी को भी। लेकिन भारत के संविधान के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। 1950 में दुनिया का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान लागू हुआ और महज एक साल बाद ही 1951 में। हाँ, 1951 में इसमें पहला बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ा। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये स्मार्टफोन वाली एनोलॉजी ना इस स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझाती है ना? बिल्कुल। मतलब जब कोई भी नई प्रणाली, चाहे वो तकनीक हो या किसी देश का कानून, कागज से निकलकर जमीनी हकीकत का सामना करती है तो कई अनदेखी अड़चनें सामने आती हैं। हाँ, थ्योरी और प्रैक्टिकल का फर्क। सही कहा। हम अक्सर सोचते हैं कि संविधान एक बहुत ही कठोर या पत्थर पर उकेरी गई किताब है जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन रिसर्च और ऐतिहासिक दस्तावेजों की गहराई में जाने पर साफ दिखता है कि यह दरअसल एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। एक जीवित इकाई। बिल्कुल, एक ऐसी इकाई जो समय, समाज और राजनीति की धड़कन के साथ खुद को लगातार बदलती रही है। और आज के इस डीप डाइव में हमारा मकसद यही समझना है। आज़ादी से लेकर आज तक जो प्रमुख संवैधानिक संशोधन हुए हैं, हम सिर्फ उनकी कोई लंबी चौड़ी सूची नहीं पढ़ने वाले। वो तो कोई भी इंटरनेट पर पढ़ सकता है। सही बात है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हर बड़े बदलाव के पीछे की असली मजबूरी क्या थी। वो कौन सी सामाजिक या राजनीतिक आग थी जिसने इन बदलावों को जन्म दिया। शुरुआत उसी पहले संशोधन से करते हैं जिसके बारे में आप बता रहे थे। हाँ, 1951। रिसर्च के दौरान जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि जिन लोगों ने सालों लगाकर संविधान लिखा था, उन्हें महज एक साल के भीतर ही ऐसा क्या दिख गया कि बदलाव की नौबत आ गई। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था जमीन। आजादी के बाद भारत की सबसे बड़ी विडंबना अगर कुछ थी तो वो जमींदारी प्रथा थी। अच्छा। एक तरफ मुट्ठी भर जमींदार थे जिनके पास हजारों एकड़ जमीनें थी, और दूसरी तरफ लाखों भूमिहीन किसान थे जो पीढ़ियों से गरीबी में जी रहे थे। तो सरकार ने कुछ किया नहीं इसके लिए? किया ना। जब नई आजाद सरकार ने इस असमानता को दूर करने के लिए भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म्स कानून बनाए और जमींदारों की जमीनें लेकर किसानों में बांटने की कोशिश की, तो एक बहुत बड़ा कानूनी संकट खड़ा हो गया। कानूनी संकट कैसा? मतलब क्या सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति नहीं थी उस वक्त? शक्ति तो थी, लेकिन जमींदार भी अपने अधिकारों को लेकर बहुत जागरूक थे। वे सीधे अदालतों में पहुंच गए। अच्छा, वो कोर्ट चले गए। हाँ। उनका तर्क था कि जमीन उनकी संपत्ति है और मूल संविधान ने हर नागरिक को संपत्ति का मौलिक अधिकार या राइट टू प्रॉपर्टी दे रखा था। ओहो, तो मतलब संविधान ही सरकार के आड़े आ गया। एक तरह से हाँ। अब अदालतें तो संविधान के लिखे शब्दों से बंधी हैं, इसलिए हाई कोर्ट्स ने सरकार के इन भूमि सुधार कानूनों को ये कहकर रोक दिया कि ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। तो सरकार की जो सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना थी वो कानूनी दांवपेच में फंस गई। पूरी तरह से फंस गई। रुको, तो इसका मतलब है कि एक तरफ सामाजिक न्याय था और दूसरी तरफ व्यक्तिगत अधिकार, और अदालतें व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कर रही थीं। फिर तत्कालीन सरकार ने इस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे? यहीं पर पहले संविधान संशोधन के जरिए एक बहुत ही चतुर कानूनी रास्ता निकाला गया। कैसा रास्ता? संविधान में ना एक नई 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई जिसे 9th शेड्यूल कहते हैं। हाँ। इसे एक तरह की तिजोरी या सेफ लॉकर मान सकते हैं। सेफ लॉकर मतलब इसमें कुछ सुरक्षित रखा जाता था? बिल्कुल। नियम ये बना दिया गया कि अगर संसद कोई भी कानून बनाकर इस 9वीं अनुसूची वाली तिजोरी में डाल देती है तो उस पर न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। अरे वाह। हाँ, मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये नहीं कह सकते कि इस तिजोरी के अंदर रखा कानून असंवैधानिक है। सरकार ने अपने सारे भूमि सुधार कानून इसी 9वीं अनुसूची में डाल दिए और जमींदारों के कोर्ट जाने का रास्ता ही बंद कर दिया। ये तो बहुत ही ताकतवर कदम था। एक तरह से अदालत की शक्ति को सीमित कर दिया गया है। जी बिल्कुल। लेकिन पढ़ने के दौरान एक और चीज ध्यान खींचती है। पहले ही संशोधन में भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी पर भी कुछ उचित प्रतिबंध लगाए गए थे जिन्हें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं। एक युवा लोकतंत्र में आजादी मिलते ही उस पर लगाम लगाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? ये एक कड़वी सच्चाई थी जिसका सामना उस समय के नेताओं को करना पड़ा। देश उस समय ना विभाजन के घावों
सांप्रदायिक तनावों और कई तरह के आंतरिक विद्रोहों से जूझ रहा था। हाँ, माहौल बहुत नाजुक था उस वक्त। बिल्कुल। ऐसे माहौल में ये महसूस किया गया कि अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी पूरी तरह से असीमित छोड़ दी गई तो कुछ लोग इसका इस्तेमाल हिंसा भड़काने या देश की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए कर सकते हैं। तो इसलिए वो उचित प्रतिबंध लगाए गए। हाँ, राष्ट्र की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर कुछ तार्किक सीमाएं तय की गई जो आज भी लागू हैं। समझ गया। तो भूमि सुधार से देश के अंदर का आर्थिक ढांचा तो बदलने लगा, हाँ, लेकिन एक नया देश सिर्फ कानूनों से नहीं, हाँ, अपनी पहचान और अपनी भूगोल से भी बनता है। सही बात है। और उस समय भारत की भौगोलिक पहचान मतलब उसका जो नक्शा था, हाँ, वो बहुत उलझा हुआ था। उलझा हुआ कहना भी शायद बहुत कम होगा। आज़ादी के समय भारत मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा था, ब्रिटिश प्रांत और सैकड़ों रजवाड़े या रियासतें। हाँ, वो राजा महाराजाओं वाले इलाके। हाँ, और जब इन सबको मिलाया गया तो राज्यों को ABCD जैसी 4 अजीबोगरीब श्रेणियों में डाल दिया गया था। ABCD, ये तो ग्रेडिंग सिस्टम जैसा लग रहा है। कुछ वैसा ही था। किसी श्रेणी में सीधे केंद्र का शासन था, किसी में पुराने राजाओं को प्रमुख बना दिया गया था। मतलब ये कोई स्थायी या तार्किक व्यवस्था नहीं थी। मुझे ये ऐसा लगता है जैसे किसी ने बिना आर्किटेक्ट की मदद के एक बड़े से घर में जहां मन किया वहां दीवारें खड़ी करके कमरे बना दिए हों। कोई कमरा बहुत बड़ा, कोई बहुत छोटा और किसी का कोई तालमेल नहीं। ये एनालॉजी एकदम सटीक है। लेकिन ये व्यवस्था टूटी कैसे? क्योंकि आज तो हम ऐसे ABCD वाले राज्य नहीं देखते। ये व्यवस्था टूटी जन आंदोलनों से। खास तौर पर दक्षिण भारत से ये मांग बहुत तेज हो गई कि राज्यों की सीमाएं इस तरह मनमाने ढंग से नहीं बल्कि लोगों की भाषा के आधार पर तय होनी चाहिए। अच्छा, मतलब एक भाषा बोलने वाले लोगों का एक राज्य होना चाहिए। बिल्कुल, ताकि प्रशासन और संस्कृति में तालमेल रहे। इस बढ़ते दबाव को देखकर फजल अली आयोग का गठन किया गया, जिसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कहते हैं। और इसी आयोग की सिफारिशों का नतीजा था 7वां संविधान संशोधन, जो 1956 में आया। एकदम सही। 7वें संशोधन में उस पुरानी ABCD वाली श्रेणियों की पूरी व्यवस्था को जड़ से खत्म कर दिया। इसके बजाय पूरे देश के नक्शे को भाषा के आधार पर फिर से खींचा गया। तो कितने राज्य बने उस वक्त? 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और इसी समय न्यायपालिका के ढांचे को व्यवहारिक बनाने के लिए ये भी तय किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही कॉमन हाईकोर्ट हो सकता है। अच्छा, जैसे आज भी पंजाब और हरियाणा का एक ही हाईकोर्ट है। बिल्कुल वही। पंजाब और हरियाणा का जिक्र आते ही 18वें संविधान संशोधन की याद आती है, जो 1966 में हुआ था। क्योंकि ये दोनों राज्य भी तो भाषा के ही आधार पर अलग हुए थे ना? हाँ, आज़ादी के बाद उस पूरे इलाके को पेप्सू कहा जाता था। 18वें संशोधन के तहत शाह आयोग की सिफारिशों पर इसे भाषा के आधार पर बांटा गया। पेप्सू को तोड़कर? हाँ, पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब बना और हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा। जो पहाड़ी इलाके थे उन्हें निकालकर हिमाचल प्रदेश बनाया गया। और चंडीगढ़ का क्या हुआ? चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाकर पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी घोषित कर दिया गया। तो राज्यों की आंतरिक सीमाएं तो तय हो गई, लेकिन मुझे हमेशा से ये सवाल परेशान करता था कि जब भारत को किसी दूसरे देश के साथ अपनी जमीन का कोई समझौता करना हो तो क्या होता है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। मतलब क्या प्रधानमंत्री सिर्फ एक कागज पर साइन करके जमीन का लेन देन कर सकते हैं? दस्तावेज बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके लिए संविधान में ही बदलाव करना पड़ता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी रक्षा कवच है। अच्छा। हाँ, कोई भी सरकार महज एक कार्यकारी आदेश या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से देश की जमीन किसी दूसरे देश को सौंप नहीं सकती। अगर ऐसा करना है तो संसद में बाकायदा संविधान संशोधन पारित करना होगा। इसका कोई उदाहरण है हमारे इतिहास में? बीच नेहरू नून समझौता हुआ था, जिसके तहत पश्चिम बंगाल का बेरूबाड़ी इलाका पाकिस्तान को दिया जाना था। वो इलाका जो अब बांग्लादेश में है। हाँ, वही। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि बिना संविधान संशोधन के ये जमीन देना संभव नहीं है। और ऐसा ही एक ऐतिहासिक समझौता दशकों बाद 2015 में भी तो हुआ था, 100वां संविधान संशोधन। हाँ, 100वां संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच दशकों पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए लाया गया था। इसे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट या LBA कहते हैं। इसमें क्या हुआ था? दरअसल दोनों देशों की सीमाओं पर कुछ ऐसे छोटे छोटे इलाके थे जिन्हें एन्क्लेव कहते हैं।
जहां भारत के अंदर बांग्लादेशी जमीन थी और बांग्लादेश के अंदर भारतीय जमीन। तो वहां रहने वाले लोगों का क्या? वो तो फंस गए होंगे। बिल्कुल, वहां रहने वाले लोग एक तरह से स्टेटलेस या बिना देश के हो गए थे। इस 100वें संशोधन के जरिए भारत ने 111 एन्क्लेव बांग्लादेश को सौंपे और वहां से 51 एन्क्लेव भारत में शामिल किए। इससे तो उन लोगों की बहुत बड़ी मुश्किल हल हो गई होगी। हाँ, अंततः एक बहुत ही जटिल मानवीय और भौगोलिक समस्या का शांतिपूर्ण समाधान हो सका। ये तो हुई सीमाओं को स्पष्ट करने की बात, लेकिन आजादी के बाद का एक और अध्याय है जिस पर अक्सर कम बात होती है। कौन सा अध्याय? ब्रिटिश तो 1947 में चले गए थे, लेकिन पुर्तगाली और फ्रांसीसी अभी भी भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमाए बैठे थे। उन्हें भी तो भारत में जोड़ा गया ना? बिल्कुल, ये भारत के एकीकरण का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा था, जिसे कई संशोधनों के जरिए पूरा किया गया। जैसे 10वें संशोधन से दादरा और नगर हवेली को पुर्तगालियों से आजाद कराकर भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर 12वें संशोधन के जरिए सैन्य कार्रवाई के बाद गोवा, दमन और दीव को भी पुर्तगाल के नियंत्रण से मुक्त कर भारत का हिस्सा बनाया गया। अच्छा, गोवा भी 12वें संशोधन से जुड़ा? और फ्रांसीसी इलाके? फ्रांसीसियों के कब्जे वाली बस्तियों को 14वें संशोधन के माध्यम से पुडुचेरी के रूप में भारत में मिला लिया गया। इन सब के बीच सिक्किम के विलय की कहानी मुझे किसी थ्रिलर फिल्म जैसी लगती है। सिक्किम की स्थिति बाकी राज्यों से अलग कैसे थी? आजादी के समय सिक्किम ना भारत का सीधा हिस्सा नहीं था। वो नामग्याल राजवंश के अधीन एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट था। प्रोटेक्टोरेट स्टेट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सिक्किम का अपना एक राजा था जो वहां का अंदरूनी प्रशासन चलाता था, लेकिन उसकी रक्षा, विदेशी मामले और संचार की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि इस व्यवस्था को बदलना पड़ा? इसके पीछे गहरी भू राजनीति थी। चीन का खतरा लगातार बढ़ रहा था और सिक्किम रणनीतिक रूप से बहुत अहम जगह पर था। और वहां के लोग क्या चाहते थे? वहां की जनता खुद राजशाही से खुश नहीं थी और भारत में पूरी तरह शामिल होना चाहती थी। और इसे अंजाम दिया गया 35वें और 36वें संशोधन के जरिए। हाँ, लेकिन ये एक झटके में नहीं हुआ। पहले 35वां संशोधन लाया गया 1974 में, जिसने सिक्किम को एक अजीब सा सहराज्य या एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया। एसोसिएट स्टेट? ये तो नया ही काम है। हाँ, लेकिन ये एक प्रयोग था जो सिर्फ 1 साल चला। 1975 में वहां जनमत संग्रह हुआ, जहां भारी बहुमत से जनता ने राजशाही को खत्म करने का वोट दिया। और फिर इसके तुरंत बाद 36वां संशोधन पारित किया गया, जिसने सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना दिया। भूगोल और एकीकरण के इस भारी भरकम विषय के बाद थोड़ी बात भारत की सांस्कृतिक विविधता की कर लेते हैं। हमारा संविधान देश की भाषाई विविधता को कैसे अपनाता है? वो 8वीं अनुसूची के जरिए उसमें मान्यता प्राप्त भाषाओं का जिक्र है। हाँ, रिसर्च देखते हुए मेरा ध्यान एक बहुत ही दिलचस्प गणितीय संयोग पर गया। क्या हम इस संयोग के बारे में बात कर सकते हैं? वो भाषाई संशोधनों वाला संयोग ना? वाकई में बहुत दिलचस्प है। हाँ, मतलब मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं थीं। फिर जैसे जैसे देश की राजनीति बदली, क्षेत्रीय भाषाओं की मांग बढ़ी। बिल्कुल। सबसे पहले 21वें संशोधन के जरिए, जो 1967 में आया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके कई साल बाद 71वां संशोधन आया, जिसने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को मान्यता दी। और यहीं पर वो गणितीय संयोग सामने आता है। अगर 21 और 71 को जोड़ दिया जाए तो जवाब आता है 92। सही कहा। और कमाल की बात है कि अगला भाषा से जुड़ा संशोधन 92वां ही था। हाँ, ये एक ऐसा संयोग है जो इसे याद रखना बहुत आसान बना देता है। 92वें संशोधन के जरिए बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। तो 14 से शुरू होकर इस तरह आजादी के समय की 14 भाषाएं आज बढ़कर 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हो गई हैं। ये दिखाता है कि संविधान कैसे नई सांस्कृतिक मांगों को जगह देने के लिए फैलता है। विविधता को जगह देने की बात सिर्फ भाषाओं तक सीमित नहीं है। संसद और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति मतलब SC/ST के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा भी तो लगातार संविधान में जगह बनाता रहा है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि मूल संविधान निर्माताओं ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST के लिए जो राजनीतिक आरक्षण रखा था, वो सिर्फ शुरुआती 10 सालों के लिए था। सिर्फ 10 साल? हाँ, उन्हें लगा था कि 1960 तक
इन वर्गों का पर्याप्त राजनीतिक उत्थान हो जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी, हाँ, इसलिए इसे लगातार बढ़ाना पड़ा। बिल्कुल। पहली बार 8वें संशोधन ने इसे 1970 तक बढ़ाया और फिर हर 10 साल पर इसे आगे बढ़ाया जाता रहा। और हाल ही में भी तो ये बढ़ा है ना। हाँ, इसका सबसे ताज़ा उदाहरण 104वां संविधान संशोधन है जो 2020 में आया। इसने इस राजनीतिक आरक्षण को अगले 10 साल यानी 2030 तक के लिए सुरक्षित कर दिया है। लेकिन इसी 104वें संशोधन ने एक बहुत पुरानी परंपरा को खत्म भी तो किया, जो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में सीधे मनोनीत किया जाता था। हाँ, पहले राष्ट्रपति के पास ये शक्ति थी कि अगर उन्हें लगे कि एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकते थे। तो अब वो शक्ति नहीं रही। नहीं, 104वें संशोधन ने इस व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाया, जिसके चलते ये दशकों पुरानी प्रथा अब समाप्त हो गई है। माना गया कि अब ये समुदाय मुख्य धारा में घुल मिल गया है। चलिए अब इस चर्चा के सबसे रोमांचक मोड़ पर आते हैं। जब नीतियां बन रही हों और अधिकार बांटे जा रहे हों तो टकराव होना तो तय है। बिल्कुल, राजनीति में टकराव तो होता ही है। 1970 के दशक में भारत की राजनीति में एक ऐसा महासंग्राम शुरू हुआ जिसने लोकतंत्र की जड़ें हिला दी। एक तरफ थी संसद जो कानून बनाती है और दूसरी तरफ था सुप्रीम कोर्ट जो उन कानूनों की जांच करता था। ये स्थिति मुझे किसी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी के ड्रामे जैसी लगती है। कॉर्पोरेट ड्रामे वाली एनालॉजी इस स्थिति को समझने के लिए बहुत सटीक बैठती है। जैसे संसद उस कंपनी का महत्वाकांक्षी सीईओ हो जो तेजी से बदलाव करना चाहता है और सुप्रीम कोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो जो हर फैसले पर यह कहकर रोक लगा रहा हो कि भाई कंपनी के नियमों का पालन करो। और दोनों में इस बात पर ठन गई कि आखिर इस कंपनी यानी देश का असली बॉस कौन है। ये टकराव 1967 के गोलकनाथ केस के बाद भड़क उठा था। गोलकनाथ केस में ऐसा क्या हुआ था? वहां सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि संसद नागरिकों के मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती। तत्कालीन सरकार को लगा कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से उनके समाजवादी फैसले लागू नहीं हो पा रहे हैं। और इसी खींचतान का नतीजा थे 24वां और 25वां संविधान संशोधन। जी बिल्कुल। अगर हम सीईओ वाले उदाहरण पर वापस जाएं तो 24वें संशोधन ने क्या किया? क्या सीईओ ने नियम ही बदल दिए? ठीक ऐसा ही हुआ। 24वें संशोधन ने एक तरह से संसद को गॉड मोड में डाल दिया। गॉड मोड मतलब असीमित शक्ति? हाँ, इसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया कि संसद के पास असीमित शक्ति है और वो संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है, यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों को भी। बाप रे। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रपति को ऐसे किसी भी संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया गया। ये तो सत्ता का पूरा संतुलन ही बिगाड़ने वाला कदम था। और फिर 25वां संशोधन क्या था? दस्तावेजों में नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र है। इसे सरल भाषा में कैसे समझें? नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी असल में सरकार के लिए कुछ कल्याणकारी लक्ष्य हैं, जैसे देश में आर्थिक समानता लाना या गरीबों का भला करना। ठीक है, जबकि मौलिक अधिकार हर एक इंसान की व्यक्तिगत आजादी है। 25वें संशोधन ने ये नियम बना दिया कि अगर सरकार डीपीएसपी को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है तो वो आम नागरिक के मौलिक अधिकारों से ऊपर माना जाएगा। मतलब बड़े फायदे के नाम पर किसी व्यक्ति के अधिकार छीने जा सकते थे। हाँ, और इतना ही नहीं, सरकार द्वारा जमीन या संपत्ति के अधिग्रहण पर दिए जाने वाले मुआवजे या कंपेंसेशन शब्द को हटाकर उसे सिर्फ एक धनराशि या अमाउंट कर दिया गया, ताकि कोर्ट ये तय ना कर सके कि सरकार जो पैसा दे रही है वो पर्याप्त है या नहीं। एकदम सही समझे आप। मतलब ये तो अपने आप में बहुत बड़े बदलाव थे, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो ये सिर्फ ट्रेलर लग रहा है। पूरी पिक्चर तो 1976 में आई जब देश में आपातकाल लगा हुआ था। 42वां संविधान संशोधन। हाँ, मैंने पढ़ा है कि ये इतना विशाल था कि इसे मिनी संविधान कहा जाता है। इसे मिनी संविधान कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 42वें संशोधन ने संविधान के 59 अलग-अलग हिस्सों को बदल डाला। आपातकाल के उस दौर में विपक्ष जेलों में था और सरकार ने संविधान को अपनी मर्जी से ढाल लिया। इसके कुछ मुख्य बदलाव क्या थे? हमारी प्रस्तावना में भी तो बदलाव इसी से हुए थे। सबसे चर्चित बदलाव प्रस्तावना में ही था। संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। हाँ, इसके अलावा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए। फंडामेंटल ड्यूटीज। बिल्कुल,
ताकि लोगों को याद रहे कि अधिकारों के साथ साथ देश के प्रति उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। लेकिन सत्ता के संतुलन का क्या हुआ? क्या सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां और कम कर दी गई? सत्ता का संतुलन पूरी तरह से संसद के पक्ष में झुक गया। 25वें संशोधन ने सिर्फ 2 नीति निर्देशक लक्ष्यों को प्राथमिकता दी थी, लेकिन 42वें संशोधन ने सारे के सारे नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर पूर्ण सर्वोच्चता दे दी। मतलब कोर्ट कुछ नहीं कर सकता था? न्यायपालिका की समीक्षा करने की शक्ति को लगभग खत्म कर दिया गया, और तो और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। ये तो लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ जाता दिख रहा था। बिल्कुल था। जाहिर है लोकतंत्र में पेंडुलम हमेशा एक तरफ अटका नहीं रहता। जब आपातकाल खत्म हुआ और नई जनता पार्टी की सरकार आई तो उनके सामने ये बहुत बड़ी चुनौती रही होगी कि इस पूरे ढांचे को वापस पटरी पर कैसे लाया जाए। और इसी काम के लिए 44वां संविधान संशोधन पारित किया गया 1978 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य 42वें संशोधन की ज्यादतियों को साफ करना और लोकतांत्रिक संतुलन को वापस स्थापित करना था। इस सफाई अभियान के सबसे बड़े कदम क्या थे? संपत्ति के अधिकार को लेकर जो बरसों से विवाद चल रहा था, उसका क्या हुआ? 44वें संशोधन ने उस विवाद को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर दिया। कैसे? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से ही हटा दिया गया। उसे सिर्फ एक कानूनी अधिकार या लीगल राइट बना दिया गया। अच्छा, मतलब वो फंडामेंटल राइट नहीं रहा। हाँ, इसका मतलब था कि अब सरकार सार्वजनिक हित के लिए किसी की जमीन ले सकती थी और उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इससे विकास के कामों में आ रही सबसे बड़ी अड़चन दूर हो गई। और न्यायपालिका और राष्ट्रपति की शक्तियों का क्या, जो छीन ली गई थी? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वो सारी शक्तियां वापस लौटा दी गईं जो 42वें संशोधन ने छीन ली थीं। राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया कि वो कैबिनेट की सलाह को कम से कम एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में कोई भी सरकार दोबारा आपातकाल लगाकर ऐसी मनमानी ना कर सके। इसके लिए क्या सुरक्षा उपाय किए गए? इसके लिए बहुत ही सख्त नियम बनाए गए। पहले संविधान में लिखा था कि आंतरिक अशांति या इंटरनल डिस्टर्बेंस पर आपातकाल लग सकता है। ये तो बहुत ही अस्पष्ट शब्द है। इसी का फायदा उठाकर 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी। 44वें संशोधन ने इस शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह या आर्म्ड रेबेलियन जोड़ दिया। मतलब जब तक देश के अंदर हथियारों के साथ विद्रोह ना हो तब तक सिर्फ विरोध प्रदर्शनों के नाम पर इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। बिल्कुल। साथ ही ये नियम बनाया गया कि प्रधानमंत्री अकेले राष्ट्रपति को मौखिक सलाह देकर आपातकाल नहीं लगवा सकते। तो अब क्या करना होगा? इसके लिए पूरी कैबिनेट की लिखित सिफारिश अनिवार्य कर दी गई और सबसे बड़ा रक्षा कवच ये दिया गया कि आपातकाल के दौरान भी नागरिकों के अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी हालत में निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 और 21 मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, ये कभी सस्पेंड नहीं हो सकते। ये वाकई एक ऐसा कदम था जिसने भविष्य के लिए लोकतंत्र को सुरक्षित कर दिया। बुनियादी अधिकारों के सुरक्षित होने के बाद अगर हम 80 और 90 के दशक की तरफ बढ़ें तो ऐसा लगता है कि देश का फोकस इस बात पर गया कि चुनाव और राजनीति की रोजमर्रा की प्रक्रिया को कैसे सुधारा जाए। सही कह रहे हैं आप। इसी दौर में एक टर्म बहुत मशहूर हुआ था, आया राम गया राम। ये क्या फिनोमिनन था? ये भारतीय राजनीति का एक बहुत ही शर्मनाक दौर था जिसे ब्रीफ केस पॉलिटिक्स भी कहा जाता था। ब्रीफ केस पॉलिटिक्स? हाँ, नेता किसी एक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वोट मांगकर जीतते थे और फिर विधानसभा या संसद में पहुंचते ही मंत्री पद या पैसों के लालच में दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते थे। मतलब जनता ने वोट किसी और को दिया और वो बन कुछ और गए। बिल्कुल। सरकारें रातों रात गिर जाती थी, जिससे नीतियों में कोई स्थिरता नहीं रहती थी। तो इस अस्थिरता को कैसे रोका गया? 1985 में 52वां संविधान संशोधन लाया गया। इसने संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी, जिसे हम दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। इसमें क्या नियम था? इसके पीछे का विज्ञान बहुत सीधा था। अगर कोई नेता चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी बदलता है या संसद में अपनी पार्टी के विप के खिलाफ वोट करता है तो उसकी सदस्यता ही रद्द कर दी जाएगी। यानी लालच में पार्टी बदली तो कुर्सी भी जाएगी? बिल्कुल। इससे कम से कम रातों रात सरकारें गिरने का सिलसिला काफी हद तक थम गया होगा। बहुत हद तक थम गया। इसी दौर में युवाओं के लिए भी एक बहुत बड़ा फैसला हुआ था ना, 61वां संशोधन। हाँ, 1989 में। ये एक बहुत ही प्रगतिशील कदम था। 61वें संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में
वोट डालने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। अरे वाह, इससे तो बहुत से नए वोटर जुड़ गए होंगे। देश के करोड़ों युवाओं को पहली बार अपनी सरकार चुनने की शक्ति मिली। ये एक तरह से युवाओं की आवाज को मुख्यधारा की राजनीति में शामिल करने का तरीका था। और सत्ता को सिर्फ दिल्ली की संसद या राज्यों की राजधानियों तक सीमित रखने के बजाय उसे सीधे गांवों और शहरों के मोहल्लों तक पहुंचाने का काम 73वें और 74वें संशोधन ने किया। 1992 के ये दोनों संशोधन भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सबसे बड़ी मिसाल है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ, 73वें संशोधन ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया और 74वें ने 74वें संशोधन ने शहरी निकायों या नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी। इसका जमीनी असर क्या हुआ? इसका असर क्रांतिकारी था। सबसे बड़ी बात ये थी कि इनमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गईं। 1/3 रिजर्वेशन। बिल्कुल। इससे आजाद भारत के इतिहास में पहली बार लाखों महिलाएं जमीनी स्तर पर सरपंच, पार्षद और मुखिया बनकर राजनीति में उतरी। फैसले अब दिल्ली में नहीं बल्कि गांव की चौपाल पर होने लगे। ये तो एक तरह की मौन क्रांति थी। बिल्कुल थी। जैसे जैसे हम 21वीं सदी में आते हैं, नई चुनौतियां और आधुनिक जरूरतें सामने आती हैं। अर्थव्यवस्था, शिक्षा और सामाजिक न्याय को लेकर भी हाल के वर्षों में कुछ बहुत बड़े संशोधन हुए हैं। हाँ। अगर शिक्षा की बात करें तो 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में आया, वो कैसे एक मील का पत्र है। 86वें संशोधन ने भारत के बच्चों के भविष्य की नींव मजबूत की। इसने संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा। उसमें क्या प्रावधान है? इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। राइट टू एजुकेशन। हाँ, और साथ ही माता पिता के लिए ये मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें। और संशोधन माना जाता है जो 2016 में आया था। हाँ, 101वां संशोधन जीएसटी से जुड़ा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इससे पहले क्या व्यवस्था थी? आजादी के बाद से देश में टैक्स का एक बहुत ही उलझा हुआ सिस्टम था। केंद्र के अलग टैक्स, राज्यों के अलग टैक्स। 101वें संशोधन ने इस पूरे ढांचे को खत्म करके वन नेशन वन टैक्स का सिद्धांत लागू किया, ताकि पूरा देश आर्थिक रूप से एक सिंगल मार्केट बन सके। बिल्कुल, यही उद्देश्य था। और इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा का जो सबसे ताजा पड़ाव दस्तावेजों में मिलता है, वो है 105वां संविधान संशोधन जो 2021 में हुआ। ये भी तो सामाजिक न्याय के उसी सिलसिले की एक कड़ी है ना? जी, यह भारत की बदलती सामाजिक जरूरतों को दर्शाता है। 105वें संशोधन ने राज्य सरकारों की उस शक्ति को पूरी तरह से वापस बहाल कर दिया जिससे वे अपनी अपनी ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग सूचियां तैयार कर सकती हैं। ऐसा क्यों जरूरी था? क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में हर राज्य के सामाजिक समीकरण अलग होते हैं। इसलिए ये जरूरी था कि राज्य सरकारें खुद ये तय कर सकें कि उनके यहाँ किन जातियों को आरक्षण और कल्याणकारी नीतियों की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो जमींदारी प्रथा खत्म करने के पहले संघर्ष से लेकर भारत का नक्शा तय करने, संसद और सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक लड़ाई, आपातकाल के झटकों और आखिर में जीएसटी व शिक्षा के अधिकार तक हमने संविधान के 70 से ज्यादा सालों के विकास की यात्रा देखी है। और ये पूरी चर्चा इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि हमारा संविधान कोई रुकी हुई नदी नहीं बल्कि एक बहती हुई धारा है। जब भी समाज के सामने कोई नई चुनौती आई है, संविधान ने खुद को ढाला है, खुद में सुधार किया है। ये बात अब पूरी तरह से साफ हो गई है। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। बताइए। अगर हमारा संविधान हमेशा अपने समय के समाज और उसकी जरूरतों का आईना रहा है, तो भविष्य के संशोधन कैसे होंगे? ये वाकई एक विचारोत्तेजक प्रश्न है। आज से 50 साल बाद के संशोधनों की कल्पना करना भी रोमांचक है। जरा सोचने वाली बात है कि भविष्य का 150वां या 200वां संविधान संशोधन किस बारे में होगा? क्या पता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हो। वही ना, क्या वो एआई को कुछ बुनियादी अधिकार देने के बारे में होगा? क्या हमारी डिजिटल प्राइवेसी या हमारे दिमाग के डेटा को सुरक्षित रखने का कोई नया मौलिक अधिकार जोड़ा जाएगा? या हो सकता है जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हो। बिल्कुल, जलवायु परिवर्तन के इस दौर में साफ हवा और पानी की गारंटी देने वाला कोई ऐसा संशोधन आए जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर रहे हैं। जिस रफ्तार से तकनीक हमारी जिंदगी पर हावी हो रही है और दुनिया बदल रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले संशोधन हमारी आज की सोच से भी ज्यादा क्रांतिकारी होंगे। यही इस जीवित दस्तावेज की असली खूबसूरती है।
ये आज की समस्याओं को सुलझा रहा है और कल की चुनौतियों के लिए भी खुद को तैयार कर रहा है। तो अगली बार जब संविधान शब्द सामने आए तो उसे महज एक पुरानी किताब मत मानिएगा। उसे एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम समझिएगा जो लगातार नए अपडेट्स के साथ खुद को बेहतर बना रहा है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ सफर करने के लिए शुक्रिया। इस विचार के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं कि भविष्य की कौन सी ऐसी बड़ी चुनौती है जो भारत के अगले ऐतिहासिक संविधान संशोधन की वजह बन सकती है। सोचते रहिए।